वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, उसका ये पार्ट 6 है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने उनके दोष नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो उनके दोष थे वो अब निकलेंगे, क्योंकि वो किसी मॉडल के थ्रू नहीं आए थे। वो कुछ नए नए नियम बने, कुछ नई नई खोजें सामने आई, उसके बाद लगने लगा कि हाँ, उनके मॉडल में कुछ कमी थी, वरना सब लोग उनके मॉडल को परफेक्ट समझ रहे थे। तो बच्चों, हुआ क्या कि अब एक डी ब्रॉगली थे साइंटिस्ट, वो उन्होंने द्रव्य को लेकर एक बात कही थी। द्रव्य, मैटर मतलब वही जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है। उन्होंने क्या कहा, उनका ये रूल जाना जाता है, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली ने या फिर डी ब्रॉगली समीकरण भी इसे हम कहते हैं। डी ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैती प्रकृति की तरह गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये बात इनकी खोज से पहले सामने आ चुकी थी कि प्रकाश जो है वो द्वैती प्रकृति रखता है। प्रकाश द्वैती प्रकृति रखता है तथा साथ ही साथ क्या है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, जैसे जो आपके फ़ोन सिग्नल्स होते हैं या टावर सिग्नल्स होते हैं, ये सब ये द्वैती प्रकृति रखते हैं। यानी कि द्वैती प्रकृति का मतलब कि कण की तरह भी बिहेव करते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे तरंग के रूप में भी दिखते हैं हमें। जैसे प्रकाश के साथ होता है, प्रकाश जो होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसमें वो कण की तरह काम कर रहा है, या विवर्तन और अपवर्तन वगैरह होते हैं, उसमें वो तरंग की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से होता था। तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य ऐसा नहीं कहीं रुका हुआ द्रव्य, गतिशील द्रव्य जो होता है, जो गति में हो, वो द्रव्य भी क्या होता है, तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब आप अगर सोचोगे कि कैसे, मतलब बॉल पे भी ये रूल लागू होता है। बॉल भी एक तरंग की तरह है, लेकिन क्या है, उसका मास, उसका वेट बहुत भार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमें नहीं दिखता तरंग की तरह, हम उसे कण की तरह ही देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि गतिशील पदार्थ भी क्या है, एक तरंग की तरह दिखाई दे सकता है। कण की तरह ही नहीं, तरंग की तरह भी आप उसे देख सकते हो। गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। डी ब्रोगले के अनुसार यदि m द्रव्यमान का एक कण u वेग से गति कर रहा है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p में निम्न संबंध होगा। ये डी ब्रोगली की समीकरण थी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। mv की जगह p भी लिख सकते हो। अब बच्चों, अगर आप यहाँ से देखो, h पहली बात, h यहाँ पे प्लांक नियतांक है। अगर आप देखो तो जो ये लैम्डा है, ये जो है प्रपोर्शनल है 1 अपॉन m के, क्योंकि m क्या है, इसके बटे में आ रहा है। यानी कि द्रव्यमान जितना कम, तरंग दैर्ध्य उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, द्रव्यमान जितना कम होगा। तो वही बात मैंने आपसे कही कि अगर हम कह रहे हैं कि बॉल है, उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस वजह से वो हमें तरंग की तरह ना दिखाई देकर एक कण की तरह दिखाई देता है। जहाँ h प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक नियतांक है, यहाँ h की जो वैल्यू होती है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड होती है वैल्यू इसकी। ठीक है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि गतिशील सूक्ष्म कण जहाँ एक और संवेग mu रखते हैं, वहीं दूसरी ओर वे तरंग के गुण भी रखते हैं। मतलब जहाँ पे वो एक तरीके से कण है, वहाँ पे वो तरंग के रूप में भी दिखाई देता है। और यही बात डी ब्रोगली ने कही थी। अब बच्चों, ये जब आया रूल, इसके बाद बोर के मॉडल में दिक्कत आई, क्योंकि बोर ने जो करा था, बोर ने सिर्फ और सिर्फ तरंग मान के वो उन्होंने अपनी रिसर्च करी। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कण मानकर करी, उन्होंने तरंग नहीं माना इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे दिक्कत आई कि उन्होंने क्या मान के करा था, उन्हें इलेक्ट्रॉन को कण मान के अपनी खोजें करी, जबकि वहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कण ही नहीं, तरंग के रूप में भी कार्य कर सकता है। और वहाँ पर उनका एक मॉडल का जो उनका फेलियर था वो यहाँ पर आया। अच्छा, किसी एक प्रयोग के द्वारा पदार्थ के तरंग और कण दोनों गुणों को एक साथ सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई प्रयोग नहीं बना जिसमें आप दोनों गुण उसके एक साथ प्रदर्शित करते हो। जैसे कि मैंने बताया, प्रकाश के लिए होता है कि वो प्रकाश विद्युत प्रभाव में अलग है, विवर्तन में, अपवर्तन में वो अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक ऐसा नियम नहीं है, कुछ नहीं, जिसमें वो अपने दोनों गुण एक साथ दिखा सके। उसमें दोनों गुण हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं दिखा सकता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग जो थे, उन्होंने क्या कहा, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। बच्चों, डेफिनेशन से क्या बात निकलती है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप किसी एक कण की
स्थिति और संवेग एक साथ एक समय पे नहीं पता लगा सकते। यानी कि अगर जैसे वो कोई कण है, वो गति कर रहा है, ठीक है, गतिमान कण की बात चली गई, वो गति कर रहा है, आप यहाँ पे है वो कण, ठीक है, वो जब लगातार गति कर रहा है तो वो स्थिति अपनी बदले जा रहा है, ठीक है, आप इतने उसका संवेग निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इतने वो अपनी स्थिति बदल लेगा, ठीक है। अगर आप स्थिति निकालने की कोशिश करोगे तो फिर उसका संवेग बदल जाएगा, क्योंकि वो आगे जा रहा है, उसकी v बदल जाएगा, ठीक है, उसका मास तो नहीं बदलेगा, उसका v बदल जाएगा, यानी वेग बदल जाएगा। तो क्या होगा, वेग बदलने से उसका संवेग में भी फर्क आएगा, और अगर आप संवेग नाप रहे हो उसका तो क्या होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसकी स्थिति और संवेग दोनों एक साथ ज्ञात कर सको। और बच्चों, अगर आप ज्ञात कर सकते हो, आपने कर लिया, उन्होंने कहा अगर आपने ज्ञात कर लिया है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई कमी होगी, वो बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यथार्थ मतलब ठीक, संभव है, आप कर सकते हो, लेकिन वो ठीक नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, निर्धारण असंभव है। अनिश्चितता का गणितीय रूप अगर हम देखें तो उन्होंने कहा डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, यहाँ पे किसी कण का संवेग है, डेल्टा एक्स उसकी स्थिति है। अगर डेल्टा पी संवेग हो और डेल्टा एक्स उसकी क्या हो, स्थिति हो, तो बच्चों डेल्टा यहाँ पे लगाएंगे कमी के लिए, कि इनमें कोई जो कमी आ रही होगी, तो इनकी जो कमी होगी वो बड़ी होगी h/4 से, यानी इससे छोटी नहीं होगी, इससे बड़ी ही उसकी कमी आएगी, इन दोनों में जो भी कमी आएगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कमी ना आए, कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों ये ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे लिख दो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी। ज़ीरो का मतलब कि बिल्कुल सही हो गया, कि मतलब हाँ, इन दोनों की कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूव थी, ऐसे नहीं उन्होंने बातों में कर दी थी, उन्होंने ये करके देखा था। अब बच्चों डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, एम डेल्टा यू, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। एम द्रव्यमान, क्योंकि देखो बच्चों मैंने बताया द्रव्यमान में कोई फर्क आएगा नहीं, वेग में आ सकता है, तो इसलिए डेल्टा यू, डेल्टा एक्स, और ये भी h/4 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे लिखा है डेल्टा एक्स किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी किसी कण के संवेग में अनिश्चितता, और डेल्टा यू किसी कण के वेग में अनिश्चितता। अब बच्चों जो दूसरा फेलियर आए, बोहर की दूसरी कमी आई, वो यही आई कि उन्होंने क्या करा था, जब वो खोज कर रहे थे तो उन्होंने स्थिति और संवेग एक साथ निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें उस समय तक इस सिद्धांत के बारे में नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि ये गलती भी हो सकती है इसमें, तो उन्होंने वो एक साथ निकाला। फिर उनके मॉडल में कमी आई कि जब पॉसिबल ही नहीं था वो कैसे निकाल सकते थे एक साथ, तो वो यहाँ पे भी एक उनका फेलियर मिला उन्हें, इस रूल से और एक उस वाले रूल से उन्हें फेलियर्स मिले। अच्छा, अब देखो बच्चों, यदि किसी कण की स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसके वेगों में अनिश्चितता होती है। यानी कि अगर अभी जो बात हमने बोली कि अगर आप स्थिति फाइंड आउट कर लो, स्थिति निकाल लो सही से, तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, यानी उसका वेग में गड़बड़ होगी। इसके विपरीत यदि कण का वेग आप बिल्कुल ठीक ठीक निकाल लो तो क्या होता है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता हो जाती है। ये बात आपको आगे होगी अच्छे समझ में। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई धातु की सतह है और उस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है, ठीक है, प्रकाश किरण या कोई किरण उस पर आपतित हुई जिसकी कुछ तरंगदैर्ध्य हो, कुछ आवृत्ति हो, तो क्या होता है, जैसी ये किरण आपतित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं इस धातु की सतह से। तो बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है कि प्रकाश आकर किसी धातु की सतह पर गिरे और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, निकलना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, उत्सर्जित होने लगे, तो ये जो प्रभाव है पूरा इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी किरण डाल दी और इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके कुछ नियम हैं, तो हम इसके नियम देख लेते हैं, लिख देती हूँ मैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, कि इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए। देखो बच्चों, क्या क्या होना चाहिए। पहला, किसी धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता यानी उसके फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जितना तेज आप प्रकाश होगा, जितनी तेज प्रकाश किरणें होंगी, जितने उसमें फोटोन ज़्यादा होंगे, फोटोन की संख्या ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने संभव है। अगर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वो कम फोटॉन्स होंगे तो प्रकाश की इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। और अगर प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम हो जाती है, हम कहें बहुत कम है प्रकाश की तीव्रता, तो हो सकता है ये वहाँ पे हो ही ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना वहाँ हो ही ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना निकल पाएँ। अच्छा बच्चों, अगला देखो, जब धातु की सतह पर क्रांतिक तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति से कम मान की तरंग डाली जाती है या डाली जाती है,
तब धातु सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसका क्या मतलब है, क्रांतिक तरंगदैर्ध्य और क्रांतिक आवृत्ति, ये आपको नीचे वाले पॉइंट में बताऊंगी एक बार में। क्या होता है बच्चों कि वो आवृत्ति या वो तरंगदैर्ध्य जिसपे क्या हो, जो पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाए, वो उसकी क्रांतिक तरंगदैर्ध्य और क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि किसी, हमने कहा कि ये जो धातु है इसके लिए किसी प्रकाश की तरंग है, उसकी आवृत्ति हमने क्या 1.2 हर्ट्ज है, आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है। 1.2 हर्ट्ज है कि जब तक इतनी आवृत्ति नहीं पड़ेगी, जब तक इतनी आवृत्ति आके नहीं गिरेगी, तब तक क्या नहीं होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बच्चों ये मिनिमम की बात है, इससे ज़्यादा की आप डालते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो निकलेंगे। लेकिन सबसे छोटी से छोटी जो आवृत्ति है, सबसे छोटी से छोटी तरंगदैर्ध्य जिसपे क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उत्सर्जित होने लगे धातु की सतह से, वो हमारी क्या कहलाती है, आवृत्ति ये तरंगदैर्ध्य कहलाती है। कैसी, क्रांतिक तरंगदैर्ध्य तथा क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। देखो बच्चों इसमें थर्ड पॉइंट में यही बात लिखी है, जिस आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य तरंग द्वारा धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं उसे क्रांतिक तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति कहते हैं। यानी कि जिससे क्या हो, वो उत्सर्जित होने लगे, वो कम से कम मान आवृत्ति का, वो कम से कम मान तरंगदैर्ध्य का, जो क्या कर सकता हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता हो, क्या कहलाता है, क्रांतिक तरंगदैर्ध्य, क्रांतिक आवृत्ति कहलाता है। और यही दोनों चीज़ें तरंग को सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था पीछे कि तरंग के सबसे दो मेन पार्ट क्या होते हैं, एक तो आवृत्ति और एक उसकी तरंगदैर्ध्य, क्योंकि यही दो सबसे मुख्य उसके अवयव हैं, कह लो आप, कि उन्हीं से आप पता लगा सकते हो किसी तरंग के बारे में। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश गिरने तथा धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में बहुत कम अंतराल होता है, लगभग मतलब कम होता है, वो 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम का अंतराल होता है। ये क्या है बच्चों, इन्होंने कहा कि अगर किसी धातु की सतह पर क्या है, प्रकाश गिरा है, ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इस बीच में बहुत ही कम अंतराल होगा, यानी एकदम से गिरे और एकदम से निकल गए। ठीक है, हम लोग मेजर भी नहीं कर पाएंगे अपनी अगर हम इस समय देख रहे हैं, हम वो टाइम भी नहीं नोट कर पाएंगे जितनी देर में क्या होगा, वो प्रकाश गिर के और निकलने लगेंगे, क्योंकि वो समय क्या है, बहुत ही कम है, 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम। मतलब आप सोच सकते हैं एक सेकेंड का भी अगर आप एक सेकेंड को भी 1/10⁹ कर दो, इतने कम समय में भी वो निकलने लगते हैं। यानी कि ये एक, इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। ठीक है, कि एकदम से बहुत अल्प समय अंतराल होता है कि एकदम से प्रकाश गिरा और एकदम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना शुरू कर दिया। बच्चों ऐसा हो क्यों रहा होता है वैसे, देखो ये धातु की सतह, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें मौजूद। अब क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के पास क्या है, फोटोन है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी है, उसमें छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स हैं। अब ये फोटोन आए और ये इन इलेक्ट्रॉन्स में आके टकराए। अब क्या हुआ, इन फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई तो क्या हुआ, उन्होंने अपने परमाणु से वो बाहर निकल गए और मुक्त हो गए, और मुक्त होकर वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। तो ये फोटोन बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ये नहीं एक दो फोटोन गिर रहा है, बहुत सारे फोटोन्स गिर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी एनर्जी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके बाहर निकल जा रहे हैं। और यही जो हमारी पूरी घटना है, इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और ये थे उसके नियम। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे आगे की वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।